नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर सुभाष जी के साथ हमने डिस्कशन करनी है। वो ये है कि तो वो लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने 10 साल में कुछ किया नहीं। हिंदू ही बोलने शुरू हो गए हैं कि मोदी जी 10 साल चुप कर रहे, उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, इन कॉकरोचों के खिलाफ कुछ नहीं किया। अभी आपको याद होगा, एक बिल लेकर आए थे मोदी जी, जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट इन वक्फ बोर्ड। ये वक्फ है कि वक्त है हमारा खराब करने के लिए। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे सुभाष जी से। तो सुभाष जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आप यूएसए बैठे हैं, वहां से भी टाइम दे देते हैं, इसलिए आपको नमन है। सर, दूसरी बात मैं पूछता हूँ, माय प्लेजर। सर, प्लेजर इज ऑलवेज आवर्स, और लोग बहुत पसंद करते हैं आपकी जो डीप एनालिसिस होती है उसके ऊपर। सर, पहली बात तो ये है कि जो वक्फ बोर्ड है, इसके ऊपर बहुत वीडियोस बन गए हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो आपकी पकड़ है इस चीज के ऊपर कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। मोदी जी ने 10 साल पहले, 10 साल से सत्ता में थे, पहले चेंजेस क्यों नहीं किए, अभी लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या ये अब जेपीसी चला गया है, वहां पे कुछ होगा या ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सर, मैं आपको बताऊं कि ये ठंडे बस्ते में तो नहीं जाएगा। आपके सवालों के मैं जवाब वन बाय वन देता हूं। सबसे पहला सवाल तो जो ये है कि मोदी जी अब क्यों लेके आए इसको। तो देखिए, वो 2 टर्म में उन्होंने जो अपने काम किए, वो उनका टाइम वो था। हर चीज का अपना टाइम होता है करने का। अब ये कोई 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 अगर ये कहे कि जी जो 370 हटाया वो सेकंड टर्म में क्यों हटाया, पहले टर्म में क्यों नहीं हटा दिया। भाई, सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। और आज भी लोग ये कहते हैं कि जी मोदी ने ये रिस्क लिया है, और मोदी के पास पावर नहीं है, इतनी संख्या नहीं है, फिर भी रिस्क ले लिया। तो रिस्क तो लिया है ना उसने। अगर रिस्क लिया है तो बहुत बड़ी बात की है, तो उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि वक्फ बोर्ड ये बीमारी शुरू कैसे हुई और क्यों हुई। ये वक्फ बोर्ड बहुत पुराना है वैसे, लेकिन मेरा अपना एक मत ये है, और आप इस चीज से एग्री करेंगे, कि गांधी जी और नेहरू ने 1947 में आज़ादी मिलते ही पहले दिन से एक प्लान बना लिया था। एक जो कहते हैं ना, खतरनाक प्लान, कि दूसरा पाकिस्तान बनाना है भारत में। एक बन गया, दूसरा और बनाना है। जब हिंदुओं और मुसलमानों के बेस पे, धर्म के बेस पे बंटवारा हो गया, 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया। ये सब फैक्ट्स हैं, ये कोई मैं उसमें एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं मैं। उसके बाद उनका ना जाना पाकिस्तान में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खतरनाक चाल थी। पहली बात तो वो खुद नहीं गए। फिर दूसरी, गांधी नेहरू ने उनको ये कह दिया कि जो यहां रहना चाहते हैं वो यहां रह ले। क्यों भाई, क्यों रहना, क्यों रहना ले, क्यों रहना सर, दीजिए। जब हाँ, उन्होंने बोला कि हिंदू मुसलमान इकट्ठा नहीं रह सकता, हमें हाँ। अपना कंट्री चाहिए, फिर फिर कॉकरोच यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर। मैं कहता हूं कि यही तो उनकी प्लानिंग थी, कि हम बढ़ेंगे, फिर दूसरा और बनाएंगे। अब देखिए कि उस वक्त में जो जो पॉपुलेशन थी मुसलमानों की भारत में, उस वक्त 22% थी, 21 से 22%। और जो लैंड वो ले गए पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में, वो 31% ले गए, पहले ही ले गए फालतू। आप ये मतलब ये फैक्ट है, आपको बताऊं, टोटल मिला के 10,30,373 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले गए वो। और अब देखिए कि जो ये वक्फ बोर्ड, इन्होंने 1954 में एक अमेंडमेंट किया पुराने वक्फ बोर्ड में, और इन्होंने उनको पावर दे दी कि अपनी जमीन। भाई, पाकिस्तान में जो हिंदुओं की जमीन थी वो तो गवर्नमेंट ने कब्जा ली। यहाँ से जो जो भी गए मुसलमान, उनकी जमीन गवर्नमेंट क्यों नहीं रखता है, कब्जा करेगी? नहीं, वो वक्फ बोर्ड करेगा। ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड था। तो 1954 में इन्होंने वक्फ का कानून बना दिया, और 1995 में फिर उसके अंदर ऐसा अमेंडमेंट कर दिया कि साहब इनको खुली पावर दे दी। आप जिस मर्जी जमीन में हाथ रख दो, वो आपकी हो गई। वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई कोर्ट में अपील नहीं हो सकती, वक्फ बोर्ड में ही अपील होगी। मतलब जो आदमी डकैती कर रहा है, उस डकैत से ही अपील करो कि भाई हमारी जमीन वापस दे दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किया है। और बताऊं, जब वक्फ जमीन, वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है? वक्फ प्रॉपर्टी होती है 1995 के जो, या उसके पहले के जो रूल्स है,
कहता है कि एंडोमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पसेस कंसिडर्ड पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल अंडर मुस्लिम लॉ, ये इनका सिद्धांत है। फिर कहते हैं कि जी लीगली इट इज परमानेंट डेडिकेशन बाय ए मुस्लिम of any movable or immovable property for purposes recognized by Muslims law as pious and religious and charitable। मतलब हर जो भी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है या वक्फ लेगा, वो दैट शुड बी डोनेटेड बाय ए मुस्लिम और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। ये फंडामेंटल है। और देखिए पार्लियामेंट में एक कांग्रेस का एमपी बोल रहा था कि जी दान का तो महत्व तो हर धर्म के अंदर होता है, हिंदुओं में होता है, जैनियों में होता है, फलाने में होता है, ये होता है, तो मुसलमानों के दान के महत्व क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ मुसलमानों में दान का महत्व हो कहाँ से आ गया? वो तो छीन के लेते हैं, मैं दान देते कहाँ है? मैं कहता हूँ दान देते कहाँ है वो? आप देखिए, मेरे को एक बार एक भी दिखा दीजिए कि मुसलमानों ने इतना इतना दान गवर्नमेंट को दिया है कहीं पे भी, किसी चीज के चैरिटेबल के लिए कहीं पे भी। ओ सर, जब ये अपना मोहर्रम सेलिब्रेट करते हैं, जो इनका सबसे जो पाक इनका होता है त्योहार होता है, जो बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं इनके मुहर्रम के ऊपर, उसमें भी ये हिंदुओं की दुकानों पे जाके जजिया मांगते हैं कि हमारा सेलिब्रेशन है आज, आप हमें जजिया दीजिए। फिर तो ये आपने कभी भी किसी मुसलमान को ऑर्गन डोनेट करते सुना है? कि किसी ने नेत्र दान कर दिया और लीवर दान किसी ने, लेकिन लेते जब सब कुछ है, सारा दान लेते हैं ये। कभी कहीं आपने उनको लंगर लगाते देखा है जो सिख लगाते हैं हमारे यहाँ या हमारे सनातनी लगाते हैं? कभी नहीं देखा होगा। तो इनके अंदर दान कहाँ से आ गया? ये उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास जो आज प्रॉपर्टीज हैं वो किसने डोनेट की इनको, दैट शुड बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड। और अगर कोई इनकी जेन्युइन रिकॉर्ड नहीं मिलता है, दैट शुड बी कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट, कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। आज इनके पास साहब, आपको यकीन नहीं होगा, कहते हैं कि ये गवर्नमेंट और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है। और लैंड ओनर क्या है साहब, ये तो मतलब पूरे डकैत हैं। अभी परसों की न्यूज थी, पटना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है गोविंदपुर। पता नहीं सर कितना पुराना गांव है वो, सैकड़ों साल पुराना। वहां पे नोटिस चिपका दिया उन्होंने, वक्फ बोर्ड ने, कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है पूरे गांव की, और आप 30 दिन के अंदर सभी गांव वाले घर खाली करके चले जाएं। दिस इज द माफिया सर, जो फ्री हैंड है, जब अपोजिशन की तरफ से फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप किसी को भी क्लेम कर सकते हैं, किसी को भी हथिया सकते हो आप। तो ये ऐसी आप देखिए तमिलनाडु में क्या किया था, जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ उसके पहले 1500 साल पुराना गांव और मंदिर वो कह दिया हमारा है। ये क्या तमाशा है? अभी इन्होंने क्या किया, जिस दिन ये जो बिल है ये जेपीसी को गया है, उसके अगले दिन इंदौर में 45 प्रॉपर्टीज कब्जा, एक ही दिन में, रातों रात। दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। ये है पाकिस्तान बनाने की साजिश। और फिर इनके मौलाना राशिद, कौन है वो मौलाना? सर कोई ना कोई राशिद मोहम्मद ही होगा, छोड़िए उसको, सुअर को। राशिद वो है, क्या नाम है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ हमेशा। मैं बोल रहा हूँ, ओ सर एक ही बात है। उसने कहा है वक्फ बोर्ड के ऊपर हाथ मत रखना, मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा, पाकिस्तान बना देंगे दूसरा। ये क्या बात है यार? ये मैं बता रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान बनाने की जो जो प्लानिंग थी ना गांधी नेहरू की, वो अब सामने साकार हो रही है। ये लोग चालू हो गए। ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं। अब ये जो बिल आया, बिल पे सारे जो सेकुलर कीड़े हैं सबके ऊपर जैसे आसमान गिर गया हो ना, ऐसा हालत हो गई, मर गए। और साहब आप एक बात मोटी सी देखिए, 233 एमपी है, 233 एमपी इनके अंडी पंडी गठबंधन के, भिंडी के गठबंधन के, ये में
24 मुसलमान हैं। 24 मुसलमानों में एक आदमी था वक्फ बोर्ड के लिए आवाज उठाने वाला। कौन? मुसलमान, ओवैसी। बाकी 207 बोलने वाले कौन थे? हिंदू। हिंदू। अबे यार, तुम ये नहीं जानते कि तुम हिंदू हो, उनके लिए तो तुम बेसिकली फंडामेंटली काफिर ही हो। उनके लिए कोई फर्क नहीं है, तुम काफिर ही हो उनके लिए। वो तुम्हें यूज कर रहे हैं आज की डेट में बस। तुम्हें यूज कर रहे हैं। यूज में मतलब कंडोम हो तुम उनके लिए, यूज एंड थ्रो। जिस दिन तुम्हारा उनका मतलब निकला फेंक देंगे निकाल के तुम्हें। ये हालत है। और बताता हूं आपको, अब इन्होंने ये कहा कि जी गवर्नमेंट ने जेपीसी में भेजने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो आप पे पूछ लेते कि जेपीसी में क्या होगा, तो जेपीसी में साहब 20 आदमी रखे हैं एनडीए के, और 10 रखे हैं उसके अंदर अपोजिशन के, और उसके चेयरमैन जो हैं वो, उनकी पहली मीटिंग हो चुकी है। और इसका रूल है कि जो 3 महीने के बाद जो पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसके उसके अंतिम दिन या पहले दिन ये रिपोर्ट आती है। तो जो रिपोर्ट आती है ना, आपको बताऊं, जेपीसी का हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा पार्लियामेंट अमेरिका वाला सिस्टम नहीं है कि अपनी अपनी सब बात मतलब कॉन्शियस के अनुसार वोट करेंगे। वहां सब पॉलिटिक्स के हिसाब से चलता है, पार्टी वाइज। वैसे ही रिपोर्ट आएगी। 10 है तो 10 बोलेंगे नहीं ये बिल गलत है, 20 बोलेंगे सही है। 20 में हो सकता है कि चिराग पासवान बोलते कि नहीं गलत है, क्योंकि चिराग पासवान तो मेरे को अजीब कैरेक्टर लगता है। हर गवर्नमेंट के काम में टांग अड़ा रहा है और मिनिस्टर है। भाई जब कैबिनेट ने इसको बिल को अप्रूव किया, 40 अमेंडमेंट अप्रूव किया, यू वर देयर इन द कैबिनेट, हाउ कैन यू अपोज इट? अगर आपको अपना एजेंडा चलाना है, गेट आउट ऑफ द गवर्नमेंट। वाई यू सिटिंग इन द गवर्नमेंट? मलाई खाने के लिए बात नहीं होती है। आप निकलिए गवर्नमेंट से, ज्वाइन कीजिए राहुल गांधी को। देर इज नो ऑब्जेक्शन। किसी को, मोदी को फर्क नहीं पड़ने वाला। और मोदी फिर किसी दिन तुम्हारे साथ ऐसा खेल कर देगा जैसे पहले पहले हुआ था ना, कि 6 में से 5 एमपी अलग हो गए थे, तेरे 5 में से 4 अलग हो जाएंगे, फिर तू रोता फिरेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने ये कहा, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि आप मुसलमानों के लिए कानून बना रहे हो, क्या ऐसा कानून ईसाइयों के लिए बनाएंगे? और फिर क्या आप जैन लोगों के लिए बनाएंगे और फिर पारसी लोगों के लिए बनाएंगे? ये सवाल किया उसने। और भाई पहले मैं 1 बाय 1 जवाब दे दूं आपको। भाई मुसलमानों के लिए तो कभी इसलिए बना कि ये तो हिंदुओं को तो 500 साल लगे मंदिर के लिए लड़ाई करते करते, ये तो बिना लड़ाई करे जमीन को हथिया लेते हैं। तो ये तो लैंड ग्रैबिंग चल रही है, तो इसके लिए कानून बनाना जरूरी हो गया। और दूसरी चीज, क्रिश्चियन भी पीछे नहीं है। आपको पता है नहीं होगा, ये एक वकील ने अपने डिस्कोर्स में बताया था कि आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज हुकूमत चर्च को बड़ी बड़ी लैंड, कंटोनमेंट एरियाज की लैंड इनको लीज पे देती थी, 99 साल की लीज पे। अब मजे की बात है कि 99 साल की लीज ऑलमोस्ट सब जगह खत्म हो चुकी है। तो गवर्नमेंट एक दिन उसके ऊपर भी एक्शन लेगी। तीसरी बात, जैनियों ने तो कभी कोई ऐसा जमीन नहीं हड़पी। जैन कम्युनिटी तो देती रही है देश के लिए कंट्रीब्यूशन। जैनियों का है, अग्रवालों का है, किसी का नहीं होगा। और फिर पारसी पारसी बेचारे 60-70 हजार पारसी पूरे भारत के अंदर है। कंट्रीब्यूशन देखो उनका क्या है देश के लिए, जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो मोहम्मडन्स का, मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन तो जीरो, टैक्स में जीरो, पॉपुलेशन बढ़ाने में नंबर 1, जिहाद अपराध में में, नंबर 1। अपराध में नंबर 1। आप वो भी तो काउंट करो ना फिर। लेकिन हड़पने में नंबर, उस हड़पने में भी नंबर 1। ये हालत है। तो तो वेणुगोपाल को जरा विचार कर लेना चाहिए, बोल क्या रहा है वो। फिर ओवैसी क्या कहता है? ओवैसी कहता है यह बिल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे हमला है। अंग्रेजी देखो जरा, बेसिक स्ट्रक्चर।
बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड, लेकिन इसके तो जो वक्फ है ये तो संविधान में जिक्र ही नहीं है इसका, फिर बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हो गया? लोगों को बेवकूफ समझता है और कहता है आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, और ये बिल इसका सबूत है। और कहता है कि ये न्यायिक स्वतंत्रता और सेपरेशन ऑफ पावर्स की अवहेलना करता है, मतलब लंबे लंबे हाँक रहा है बस। भाई मुसलमानों के दुश्मन कौन है? मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं है, मुसलमान सबके दुश्मन है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कॉकरोच सबके दुश्मन है। तुम सबके दुश्मन हो। अभी जिसने, मैं खैर उसको टॉपिक को टच नहीं करूंगा, कल उसने बोला है योगी जी के स्टेटमेंट पे कि बांग्लादेश के लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं, ये बोला इसने। अरे तुम दिल भारत में हो हिंदुओं के लिए, या बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो। अगर तुम जिम्मेदार नहीं हो तो ये बताओ कि जब तस्लीमा नसरीन के साथ तुमने 2007 में क्या किया था? तुमने हैदराबाद को आग लगा दी थी, और तुम अगर वहां पे नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम जिम्मेदार नहीं हो, तो तुमने आज तक हिंदुओं पे जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको कंडेम क्यों नहीं किया? उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दिया इसने। तो ये सब जगह यही है, मैं कह रहा हूँ ब्रीड एक ही है कहीं पे भी हो। हाँ हाँ, नहीं सर, ब्रीड एक हाँ, नहीं है, इनके भी 72 तरह की कॉकरोचों की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं, वो लेकिन अलग है। इनका सबका जो, ये मांग हाँ रहा है, ये मांग रहा है, कहता है जाति जाति की जनगणना होनी चाहिए। अबे फिर तेरी भी निकलेगी, तेरे 72 फिरके निकलेंगे, फिर रोएगा बाद में। अब सुनिए, ये ये जो कनीमोजी कनीमोजी डीएमके के कनीमोजी और अखिलेश यादव और एक और थे डीएमके के, इन्होंने कहा कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम रखने का क्या मतलब है? हाँ, बिकॉज इन्होंने बोला है, बिल के अंदर दिया है कि बिल के 2 अंदर नॉन मुसलमान भी वक्फ बोर्ड में होने चाहिए। होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि क्या हिंदू के मंदिर के बोर्ड में भी मुस्लिम हो सकता है या कोई और धर्म का हो सकता है? तो मैं इनको जवाब देता हूं इसका। ये देखिए साहब, तमिलनाडु में हर साल करोड़ों रुपया हिंदू मंदिरों से लेते हैं ये। वो कैसे ले लेते हैं और किसको देते हैं? अपने खर्चों पे खर्च करते हैं, और नहीं सर, मस्जिदों साढ़े मस्जिदों को चार देते सौ हैं। करोड़ 450 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, 400 करोड़ रुपए मस्जिदों को और मदरसे जहां पे ये फैक्ट्री लगाते हैं जिहाद या की, वहां पे दे दिया। या चर्चों को देते हैं, चर्चों में भी जाता है इनका पैसा। फिर और बताता हूँ, तिरुपति मंदिर के बोर्ड का अध्यक्ष, तिरुपति मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष एक ईसाई को बनाया गया, एक बार नहीं 2 बार। ये पूछ रहे ना कि हिंदू मंदिर में क्या मुसलमान हो सकता है या दूसरा धर्म का हो सकता है, तो 2 बार ईसाई चेयरमैन बनाया गया उसका। बंगाल में तारकेश्वर मंदिर के बोर्ड का अध्यक्ष 2017 में मुस्लिम फिरहाद हाकिम को बनाया था ममता बनर्जी ने, मंदिर का अध्यक्ष मुस्लिम। तो इनका बात का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। फिर और सर, यूपी के उसने, अंदर अभी अखिलेश के टाइम सुनिए पर जो सुनिए, हमारा ये जो कुंभ कुंभ मेला होता है। मैं आ रहा हूं, उसके ऊपर भी आ रहा हूं। और वो फिरहाद हाकिम जो था, उसने कहा था कि मेरा चुनाव क्षेत्र जहां से वो एमएलए बनता है, कहता है वो मिनी पाकिस्तान है। ये शब्द बोला था उसने, और उसको तुमने क्या बना दिया? तारकेश्वर मंदिर के बोर्ड का अध्यक्ष। फिर 2013 में जो कुंभ का मेला लगा था अखिलेश के टाइम में, उसके अंदर आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? आजम खान को। क्यों भाई? यस। हुआ ही, उसको क्या मतलब पड़ा? वो अपना वक्फ बोर्ड देके या मस्जिदों को देके वो उसको कुंभ के मेले का अध्यक्ष बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? तो ये मैंने आपको 4 केस बताए जो जो मुख्य मुख्य केस हैं जिनके अंदर नॉन हिंदूज को उनके मंदिरों पे थोपा गया। और ये कह रहे हैं जी मुसलमानों के अंदर आपने वक्फ बोर्ड में आप गैर हिंदू गैर मुस्लिम डाल रहे हो, तो ये तुम भी तो डालते हो। और ये जो गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में रखने का एक अभिप्राय है वो यही है,
अब जैसे कल का मैंने आपको किस्सा बताया, जो पटना का जो गोविंदपुर है, वहां पे साहब 95% हिंदू है, और वो पुश्तों से रह रहे हैं वहां पर। ये गैर मुस्लिम इसमें रखने का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी को ये कब्जा ना कर सके। इनको अगर प्रॉपर्टी कब्जा करनी है तो केवल अपनी, जो मुसलमान दे रहे हैं, अब वो भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी, ये नहीं जो मर्जी प्रॉपर्टी बात रख दिया कि ये ले जाओ, ये हम दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए रखे गए लोग गैर मुस्लिम। और मैं आपको एक और बड़ी बहुत पुरानी बात है बताता हूँ आपको। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त एक मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, बहुत बड़े आईएएस अफसर थे वो, बाद में वो राजनीति में आ गए, सैयद शहाबुद्दीन, आपने नाम सुना होगा शायद उनका। तो मुझे आज तक उनका एक टीवी इंटरव्यू में एक शब्द याद है। उन्होंने कहा था कि नमाज जहां पे एक बार अदा हो गई, वो जगह मुसलमानों की हो गई। ये साहब उनकी फिलॉसफी थी। कहते हैं ये इस्लाम की फिलॉसफी है। ये जो सड़कों पर नमाज अदा होती है ना, इसलिए होती है। आपके घरों में घुस के जो कई दफा नमाज अदा करते हैं, इसलिए होती है। वो चालीस तो सर पचास अभी तो साल ये सो सर ये तो फिर गोल्डन टेम्पल में जाकर हाँ इन्होंने हाँ, जब वो ये योगा ये के ये बाद इन्होंने नमाज पढ़ाई तो गोल्डन टेम्पल तो इनका हो गया फिर। बिल्कुल हो गया। ये बेवकूफ है गोल्डन टेम्पल वाले। या वो मुरारी बापू कहता है मेरे यहाँ आके नमाज कर लो, ये बेवकूफ है। जहां जहां नमाज कराओगे वो उनकी हो जाएगी। कल को क्लेम कर देंगे हमारे बाप दादा ने नमाज अदा की थी, या हमारी है ये। तो ये तो बड़ा खतरनाक गेम है, इनको भूल के भी ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए। अब देखिए 1950 में वक्फ की संपत्ति कितनी थी? 52,000 एकड़। 2009 में, यानी करीब 50 साल के बाद, 60 साल के बाद कितनी हो गई? 4 लाख एकड़। 2014 में कितनी हो गई? 6 लाख एकड़। और 2024 में हो गई 9,40,000 एकड़। यानी कि तोरी की बेल की तरह बढ़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक मौलाना इनका कह रहा था कि सच्चर कमेटी ने 2006 में यह कहा था कि वक्फ बोर्ड के पास 24,280 स्क्वायर यार्ड्स की किलोमीटर की प्रॉपर्टी है। आज मैंने हिसाब लगाया था इनका, इनके पास 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर की प्रॉपर्टी है। और अश्विनी उपाध्याय जो है वो तो कहते हैं 8-9 लाख स्क्वायर किलोमीटर की प्रॉपर्टी इनके पास है। वो पता नहीं उनका अपना हिसाब होगा कैसे बताया उन्होंने। और एक मौलाना ये कह रहा था कि देश की 16.5% जमीन पे हमने कब्जा कर लिया। कश्मीर में 100%, केरल में 60%, असम में 50% और बंगाल में 40%। ये मौलाना बोला था हमने इतना इतना कब्जा कर लिया है। और कहता है वो कि जो हमारे पास कब्जा जो जमीन है उसकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है। 2 लाख करोड़ रुपया। और इससे 20,000 करोड़ रुपए सालाना की कमाई होती है। और बड़े गर्व से दम ठोक के बोल रहा था 20,000 करोड़ रुपया आपके कई राज्यों का बजट नहीं है। देखिए ये गर्व है उनका, ये अहंकार है, ये बदमाशी है, ये कि इतना हम कमा रहे हैं अपने वक्त प्रॉपर्टी से, तुम्हारे तो स्टेट का बजट भी नहीं है वो। और सर और सारा पैसा देखिए, तो जिहाद में ही लगाना है इन्होंने, हाँ, और हमें भी मालूम है। और देखिए ये मनमोहन सिंह ने इलेक्शन डिक्लेयर होने से 1 महीना पहले 2014 में 123 प्रॉपर्टीज, प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली की लुटियन की, वो वक्फ बोर्ड की तो दी। मतलब ऐसे देते हैं जैसे बाप का माल हो ना, लुटा दो बस। नेहरू लुटाता गया वहां पे, चाइना को, पाकिस्तान को, सब जगह को, म्यांमार को। ये ऐसे जमीन लुटा रहे हैं इनको। ये हालत है। अब तो गवर्नमेंट ने अब एक्शन लिया है, पर अभी तक स्टेटस क्या है वो प्रॉपर्टी वापस हुई नहीं हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रॉपर्टी वापस हो जाएंगी वो। तो इतनी अभी अभी इनकी हरकतें देख के साथ एमपी हाई कोर्ट के एक जज ने यहाँ तक कमेंट, इन्होंने एमपी में क्या किया, जो बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो प्रोटेक्टेड है, जो जो क्या प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको, आर्कियोलॉजी सर्वे हाँ जो हाँ, जो हाँ आर्कियोलॉजिकल जो प्रोटेक्शन होती है। हाँ प्रोटेक्शन होती है,
वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज इन्होंने वो कब्जा कर दी, कहती है हमारी वक्फी प्रॉपर्टी है। वो जज साहब ने बड़े गुस्से में कहा, कहता है कल को पूरा हिंदुस्तान कब्जा कर लोगे, कह दोगे हमारा हो गया ये शब्द बोले थे उन्होंने, जज साहब ने। कहता है आप जिस मर्जी प्रॉपर्टी पे हाथ रख दोगे आपकी हो गई, वो कल को हिंदुस्तान पे हाथ रख दो आपका हो गया, बस ये पॉसिबल है। तो ये चीजें जो है साहब, ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है, और इनको रोकने के लिए ही ये बिल जो लाए गवर्नमेंट, ये मेरा ख्याल तो बहुत अप्रोप्रिएट बिल है, और इसके ऊपर बवाल होने दो, अच्छी तरह बवाल होने दो, लेकिन इनकी जो संपत्तियां हैं इनकी थोड़ा जांच होनी चाहिए। सर जांच होनी चाहिए या जांच होगी, दोनों में फर्क है। नहीं होगी सर, ये घबराए इसीलिए तो है ना, ये जो बिल आए हैं इसके अंदर अभी ऐसा लग रहा है, देखो बात ये सर 40 अमेंडमेंट है, 40 अमेंडमेंट में एक दो चीजें ही बाहर आई हैं बस, असली 40 अमेंडमेंट क्या है वो किसी को नहीं पता है, और उसके अंदर क्या गुंडी घुमा रखी हो, नोबडी नोज इट। लेकिन मेरा अपना ये अनुमान है कि उनके अंदर ही जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं ऑलरेडी इनके कब्जे में है, उनके ऊपर भी अंकुश लगाने की या इनकी जांच करने का प्रोविजन होगा जरूर, तभी उछल रहे हैं ये। इनको ये प्रॉपर्टीज जाती नजर आ रही है, क्योंकि सर सब फर्जी है, फर्जी है, प्रॉपर्टी फर्जी है। और सर इनका तो रिलीजन ही जो है फर्जी, रिलीजन क्या कल्ट है, कल्ट ही फर्जी है, तो जो कब्जा किया है वो तो फर्जी वो होना ही तो है। सर वो किसी ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट भी इनके कब्जे में है। और सर वो तो छोड़ दीजिए, अंबानी का जो घर है उसके ऊपर भी इन्होंने बोल दिया ये तो हाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। हाँ, अब वो किसने कहा था ये, नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किसने बोला था। और केजरीवाल ने तो बोल दिया था केजरीवाल कि ने, हमारी हाँ सरकार केजरीवाल ने बनेगी। कहा था हमारी सरकार होती तो हम उसको वक्फ देते उसको, बतलाइए। हाँ, तो जी सर अब नटशेल में हाँ जी इसका जो सारा आपने बताया आज, जी जी। इसका मतलब है कि मोदी जी ने, जो लोग बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो 10 तो साल में सर वो उन्होंने जो देश की लोग, तरक्की के सर ऊपर काम लगाया। वो जो लोग बोलते हैं ना, मैं आई केयर टू हुक फॉर दोज पीपल, बोलने दो उनको, वो ढक्कन लोग हैं, वो एक नंबर के, मेरे को आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, दे आर ढक्कन पीपल। आप देखिए ये क्या बकवास चला रखी है, कहते हैं मोदी जी को नोबेल प्राइज चाहिए इसलिए वो कोई एक्शन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर, यार कोई पागल हो तुम क्या, मोदी को नोबेल प्राइज क्यों चाहिए, उसको 18 कंट्री से अवार्ड मिल चुके हैं, दे आर मच मोर देन नोबेल प्राइज। और फिर आपको बताऊं मैं, मोदी चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दें, कितना ही काम कर लें वेलफेयर का पूरे वर्ल्ड के लिए कर लें, मोदी को जिसको पूरे अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, वेस्ट की सारी चाइना। यूरोपियन कंट्रीज हटाने के लिए लगे हुए हैं, उसको वो नोबेल प्राइज देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। मोदी को नोबेल प्राइज मिलना संभव ही नहीं है सर। जो एक आदमी सर उनकी आंखों में, जो आदमी उनकी आंखों में खटक रहा है उसको नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज कौन गवर्न करता है, सब ये अमेरिका गवर्न करता है। नहीं, मैं तो हमेशा जो, बोलता हूं हाँ कि नोबेल प्राइज जो है हाँ युद्ध करने के लिए दिया जाता है, युद्ध रोकने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, ओबामा को दिया गया क्योंकि उसने दुनिया भर में युद्ध शुरू करवाए। युद्ध शुरू कराए, फिर उसको पीस प्राइज मिल गया। यस। तो मोदी और को जो कभी नोबेल नोबेल प्राइज, मैं तो मानता ही नहीं इसको नोबेल प्राइज मिलेगा। और फिर बड़े बड़े लोग आजकल क्या कह रहे हैं, मोदी हमने तुमको वोट इसलिए नहीं दिया, मोदी हमने तेरे को वोट इसलिए नहीं दिया, आप ये करो आप वो करो, आप विकास के लिए वोट नहीं दिया। अरे यार कमाल हो गया, ये शब्द बोल रहे हैं ये कांग्रेस के सर, वो जो चाटुकार होते हैं ना, मेरे को लगता है वही है, उनके साथ प्रोपेगेंडा वही किया है, जा वही है, रहा वही। है कि मोदी को डिस्क्रेडिट कर दो। और जो ये बोलने वाले हैं ना, बहुत है सर ऐसे लिखने वाले बोलने वाले, कि जी मोदी हमने तेरे को वोट इसलिए दिया, उन ढक्कनों ने निश्चित रूप से वोट नहीं दिया। हाँ, वो अपने एसी के रूम से बाहर निकले नहीं होंगे उन्होंने, ये सोच के हाँ कि जरूरत क्या है। उन्होंने वोट दिया ही नहीं है, और वो हमने वोट नहीं दिया, तेरे को इसलिए वोट नहीं दिया, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। चलिए, अभी जो आज हमने मुद्दा था वक्फ जी बोर्ड का, इसके ऊपर काज गिरने वाली है, और मोदी जी अब ठान के बैठे हैं कि मैंने इन कॉकरोचों को छोड़ना नहीं है। जो हमारा हक है, जो इन्होंने छीना है कांग्रेस के साथ मिलकर, जो 1947 में ही उन्होंने प्लान बना लिया था, गांधी और लाडू ने, कि हाँ हमने यहाँ पर पाकिस्तान एक और बनाना है। बिल्कुल। हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के बाद वो काम जारी था। अभी उनके पास ऑलमोस्ट 10 लाख एकड़
या किलोमीटर की जगह उनके पास है, यानी कि जितनी पाकिस्तान के पास जगह ऑलरेडी है उससे ज्यादा जगह वक्फ बोर्ड यहाँ पर छीन चुका है। किसी राज्य में 100%, किसी में 60, किसी में 50% ये हड़प चुके हैं। और ये जिस तेजी से ये अब हड़पना शुरू कर दिया है, इन्हें मालूम है कि अब लड़ाई दूर नहीं है। बिल्कुल बांग्लादेश में इन्होंने सक्सेस को टेस्ट कर लिया है, अब ये यहाँ पर भी टेस्ट करेंगे। राहुल गांधी ने अभी अभी स्टेटमेंट दिया कि मुझे 2 लाख योद्धा चाहिए जो संविधान को, देश को बचाएंगे। राहुल गांधी देश को बचाने के लिए 2 लाख जिहादियों को इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल अब आप समझ वही सकते हैं कि वो उसकी क्या करेगा। उसकी इंटेंशन ही वो है। सर मैं तो आपको बताऊं, मैंने तो अभी क्या मन चल रहा है, अगस्त जून में मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था कांग्रेस गृह युद्ध चाहती है। वर्ड लिखे हुए मेरे, आप मैं आपको दिखा दूंगा अपना आर्टिकल। यस यस यस, उसमें मैंने लिखा था, आर्टिकल पढ़े हैं। हाँ मैंने लिखा था गृह युद्ध और चाहते हैं, अब बिल्कुल गृह युद्ध की भूमिका बना रहे हैं साहब ये। सर 2 ये लाख जिहादी वो इकट्ठे कर रहा है पूरे और भारत में आग लगाने के लिए। मैं आपको और एक बात हिंदू बताऊं, अभी भी इकट्ठा नहीं है। आप ये नहीं नहीं सर सब इकट्ठा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो इनका जो आप ये सोचेंगे कि ये जो वक्फ बोर्ड वाले जहां मर्जी हाथ रख देते हैं, अब जैसे गोविंदपुर में रखा। मेरा एक सुझाव ये है और मेरा मानना ये है कि एक फोर्स हिंदुओं की तैयार होनी चाहिए कि इन्होंने कहा हमारा है ये सारी गांव, तो 200, 400, 500, 1000, 5000 लोग की जो एक हुजूम इनके वक्फ बोर्ड पे जाए कि बाहर निकलो, ये वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी है, बाहर कर दो उनको। हर जगह यही करना चाहिए, जो उन्होंने अख्तियार कर रखी है, जबरन कब्जे कर रखे हैं, सबसे उनको इस लट्टे के जोर पे बाहर निकालना होगा उनको। कोई अपील, दलील, अपील, वकील कुछ नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने ऐसा किया है ऐसे इनके साथ काउंटर करना पड़ेगा, तब मानेंगे ये लोग। और ये सही आपको बात एक है बात सर। बताऊं, एक बात बता दूं आपको मैं, जहां एक दो दो चार जगह इस तरह से लोग इनके पीछे पड़ेंगे ना, ये दुम दबा के भाग लेंगे। बड़ी डरपोक कौम है ये। ओ सर, वो तो पता ही हमें। जैसे ही हाँ बांग्लादेश में हिंदू हाँ सड़कों पे आया, ये तो हाँ बुरके में अपनी दाढ़ी काट कर, ये बुरके हाँ, डालकर घर में छुप कर बैठ गए। घर तो में सर छुप ये के तो बैठ ऐसे ही गए। होता है। वो हाँ, भी कहाँ, मुसलमान कंट्री में। हिंदू और कंट्री तो छोड़ दीजिए। आपको एक और बात बता दूं, बांग्लादेश में जितने उछल रहे थे ना, ये झाग पर पानी पड़ चुका है, इनकी हालत हाँ, खराब मुझे हो गई मालूम है। है। हालत खराब हो गई है, उस पर अलग से एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। हम पागल हो चुके हैं वहां पर, इनको कर्मों का फल ऐसा मिला जो पूरा, अरे साहब, पूरा आधा बांग्लादेश पानी में डूब गया है। आधा बांग्लादेश पानी में डूब गया। ये है कर्म रिटर्न्स, ये बिल्कुल सही है कर्म सर। चलिए, आज जो मुद्दा था कि मोदी जी ने काज गिर दी है। दाग अब गिर दिया। अगली जो मीटिंग है उसमें वक्फ बोर्ड के ऊपर काज गिरने वाली है। क्या कुछ होगा उसका खुलासा आपने तो कर दिया। अब इंतजार रहेगा कि अगली जो पार्लियामेंट्री मीटिंग है उसके अंदर क्या होता है। होगा कुछ बड़ा ही होगा। मोदी जी छोटे काम करने वाले इंसान नहीं है, सर मैं इतना तो आपको हमें भी विश्वास है। एक बात और बता दूं मैं आपको, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये एक संविधान संशोधन बिल नहीं है। हम्म। ये तो कानून बना है, कानून का अमेंडमेंट है ये, ठीक है। लोकसभा में मोदी जी की मेजोरिटी है, ओके। अब जो आजकल में जो राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं ना, उनके अंदर भी उनकी इतनी सीटें आ जाएंगी कि मेजोरिटी वहां भी हो जाएगी, तो बिल तो पास हो जाएगा, वो चिंता मत करो उस चीज की। चलिए, ये गुड न्यूज के साथ आज बंद करते हैं कि ठीक। वक्फ बोर्ड के ऊपर काज गिरने वाली है। ये कॉकरोचों का जो जिहाद का अड्डा है उसे ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। और यही काम मोदी जी करते हैं। 370 खत्म किया, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। राम मंदिर का काम किया, बाबरी जड़ से उखाड़ कर फेंक दी परमानेंटली। अब वक्फ बोर्ड को भी जड़ से उखाड़ कर फेंकने का प्रावधान शुरू कर दिया है। जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, जाकर मुंह धो के आना, बिना मुंह धोए आगे से वीडियो के ऊपर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। जय थैंक यू। हिंद। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।